अब प्रश्नावली 2.2 में हमें शून्यकों के बारे में विश्लेषण करना है, शून्यकों के बारे में पढ़ना है। भाई आपको मालूम है कि कोई भी बहुपद अगर मान लिया जाए, एक एग्जाम्पल अभी तक पिछले बार हमने क्या देखा कि 2x धन 3 5x स्क्वायर धन 2x ऋण 7 और 3/2 y क्यूब प्लस 5y ऋण √3 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 4। हमारे पास में यहाँ पर कुछ बहुपद है। अच्छा फिर से और एक बार थोड़ा सा ये बात समझ ले कि कैसे पहचानेंगे कि ये मैंने जो लिखे ये बहुपद है। पहचान क्या होगी, तो पहचानना बिल्कुल आसान काम है। कैसे पहचान सकते हैं हम, देखना ये बहुपद है या नहीं है, इस बात को देख रहा हूं मैं। ये बहुपद है या नहीं है, इस बात को देख रहा हूं। देखना, ध्यान देना इधर। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि x की घात कितनी है, तो आप बोलेंगे कि 1। यहां x की घात कितनी है, तो 0 है। अरे कुछ नहीं है, x ही नहीं है यहां पर, तो 0 है। मतलब 2 पद है ना इसमें। और पद को भी कैसे ज्ञात किया जाता है, देखना और एक बार समझ लो। अगर आपने पिछली क्लास अटेंड नहीं की है तो भी समझ में आ जाएगा। देखना, जहां पर जैसे ये वाला बहुपद चेक करना है ना हमें, ठीक है, ये बहुपद है या नहीं है। देखना फिर से, जहां पर धन का चिन्ह दिखे या ऋण का चिन्ह दिखे, दोनों में से कोई भी चिन्ह दिखेगा, वहां से कैंची से काट देना है इसको। आप समझ गए बात को, वहां से टुकड़े कर देना अलग अलग। यहां पर धन का चिन्ह दिखाई दे रहा ना, यहां पर आपने कर दिया टुकड़ा, एक पार्ट हो गया, एक दूसरा भाग हो गया। अब मुझे बताइए कि इस पद में ये पद बन गए, एक पद बन गया, 2 पद बन गया। जब कैंची से आप टुकड़े करेंगे इसके, कैंची से या अलग अलग कर दो आप, ये ऐसा बोलना चाह रहा हूं मैं। यहां पर देखना, यहां पर x की घात कितनी है, तो आप बोलेंगे 1 है। यहां x की घात कितनी है, तो x ही नहीं, इसका मतलब x की घात 0 है। केवल x की घात को देखा जाता है, अचर उसके साथ में कुछ भी हो उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुपद है या नहीं है ये चेक करने के लिए देखना, ये प्लस है ना, यहां पर यहां से कट कर दिया, ये माइनस है, यहां से कट कर दिया। एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा पद ये हो गया। देखना यहां x की घात कितनी है, 1। यहाँ x की घात कितनी है, 1। और यहाँ x की घात, यहाँ 2 है ना x की घात। यहाँ कितनी है x की घात, 2 है। यहाँ 1 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है। यहाँ y की घात कितनी है, 3। यहाँ पर भी y की घात कितनी है, 1। और यहाँ पर y है ही नहीं, तो 0 है। यहाँ t की घात कितनी है, 2। यहाँ t की घात 1 है और यहाँ कुछ नहीं, मतलब 0 है। कहने का मतलब सारे पदों में या तो घात 0 होना चाहिए, या 1 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 3 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, यानी कि पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। हर पद में चर की घात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। 0 भी चलेगी, 1 भी चलेगी, 2 3 4 5 6 पूर्ण संख्या कोई भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जब ध्यान देना इधर, जब इसकी जो घातें हैं वो पूर्ण संख्या के रूप में है, चर की घातें, और जब पूर्ण संख्या के रूप में है तो ये बहुपद होगा। ये सारे बहुपद है। घात कैसी नहीं होना चाहिए, 2/3 1/2 घात नहीं होना चाहिए। जैसे x की घात 1/2 हो गई, x की घात ऋण 5 हो गई, ये ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए ऐसे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रहेगा घात तो वो बहुपद ही नहीं होगा। अच्छा, अब ये जो बहुपद है उसको किससे प्रदर्शित किया जाता है, किसने बनाया, कौन सा चर है। यहाँ पर x है तो कोष्टक में x लिख दो, आ गई बात समझ में। और इसके पहले p लिख दो। p क्यों लिखो भाई, सामान्यतः p से प्रदर्शित किया जाता है। क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल बोलते हैं ना बहुपद को, पॉलिनोमियल बोलते हैं, इसलिए p से प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन हमें और भी कुछ बहुपदों को दिखाना है तो qx से प्रदर्शित करते हैं। ये x का x दिखाई दे रहा है इसमें, इसलिए x। ये इसमें कौन सा चर है, y है, तो कोष्टक में y लिख दो। आप चाहो तो r लिख दो, यहाँ पर p q r s t ऐसा कुछ भी। आप चाहो तो इसको ये t का बहुपद है, t चर है यहाँ पर, तो इसलिए कोष्टक के अंदर t लिखना है। मतलब ये जो कोष्टक के अंदर होता है, कोष्टक के अंदर क्या लिखा जाता है, जिसका जो चर इसमें उपयोग में लाया जाता है उसको लिखा जाता है। यहाँ पर चाहो तो p लिख दिया हमने, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये t का ये बहुपद बन जाएगी। ये सारे, ये बात क्लियर है इतनी। चलिए, मेरे ख्याल से ये बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब इसके शून्यक क्या होंगे, जैसे मान लिया या ये बहुपद है, इसका शून्यक क्या होगा।
तो शून्यक को ज्ञात करने के लिए हम अलग अलग यहाँ पर पद लेके चलते हैं, क्योंकि अगली प्रश्नावली में आपको पूरा का पूरा शून्यक से संबंधित बात करना है। बिल्कुल सरल भाषा में इतनी बात समझ लो कि इसका शून्यक क्या होगा, इनके शून्यक क्या होंगे। x का ऐसा मान x का मैं ऐसा कोई मान रख दूं, x का मान मैं यहां पर ऐसा कुछ रख दूं कि वो क्या कर दे, उसको शून्य बना दे। आई बात समझ में? जैसे मान लिया जाए कि ये देखना, ये बहुपद क्या है, 2x धन 3 है। अगर मैं x के जगह ऋण 3/2 रख देता हूं तो देखना 2 को 2 से भाग दिया तो ये खत्म हो गया। कितना बच गया, ऋण 3 धन 3, और 3 में से 3 को घटाया तो शून्य हो गया। मतलब आपने x के जगह ऋण 3/2 रखा तो इसका मान कितना हो गया, शून्य हो गया। इसलिए ऋण 3/2 इसका शून्यक होगा। समझ में आई बात? कहने का मतलब शून्यक, नाम से तो क्लियर है, शून्यक या जो उसको शून्य बना दे, बस इतनी सी बात याद रखो। x का ऐसा मान जो इसको शून्य बना दे, x का ऐसा मान जो इसको शून्य बना दे, अगर आप x का मान रखोगे तो शून्य बन जाएगा। y का ऐसा मान जो उसको शून्य बना दे, t का ऐसा मान जो उसको शून्य बना दे। ठीक, अच्छा, मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई। शून्य किसको बोला जाता है, वो मान जो उसमें रखने के बाद में उसका मान शून्य हो जाएगा तो शून्य कहलाएगा। अच्छा, अब देखना यहां पर शून्यक होंगे कितने, शून्यक कितने होंगे, तो शून्यक को ज्ञात करने के लिए शून्यक कितने होंगे केवल ये पता करना है, शून्यकों की संख्या। ये भी आसान काम है, कितने शून्यक हो सकते हैं ये चेक करना है हमें। अगर शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें घात निकालना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए कि यहां पर x की घात कितनी है, 1। यहां x की घात कितनी है, कुछ नहीं है, मतलब शून्य है। सबसे ज्यादा घात कितनी है, तो 1 है, तो इसकी घात कितनी होगी, 1 होगी। शून्यक कितने होंगे वो पता करने के लिए आपको इसकी घात को पता करना पड़ेगा। ठीक है, देखना इसकी घात कितनी है, तो 2, इसकी 1, इसकी 0, सबसे ज्यादा कितनी है, तो 2 है। इस पद की घात कितनी है, यानी कि चर की घात कितनी है, तो कितनी है, 3, 1, 0, सबसे ज्यादा कितनी है, 3। इसमें 2, 1, 0, इसका मतलब सबसे ज्यादा घात कितनी है, 2 है। अब शून्यकों की संख्या इसमें तो एक ही होगी, जो एक घाती बहुपद रहेगा उसमें एक ही शून्यक होगा, फिक्स है। ठीक है, अच्छा, 2 घाती बहुपद है तो अधिकतम 2 शून्य हो सकते हैं, अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। इसमें तो एक फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा, अधिकतम और न्यूनतम वाली बात नहीं है। इसमें निश्चित है कि एक ही शून्यक निकलेगा। इसमें अधिकतम कितने निकलेंगे, 2 शून्यक निकलेंगे। एक भी हो सकता है, अधिकतम बोला ना मैंने, ज़्यादा से ज़्यादा 2 शून्यक हो गए या 2 से कम हो गए, 2 हो गए या तो फिर 1 होगा, शून्य नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका शून्यक ही नहीं आएगा, शून्यक आएगा, या तो 2 होगा या तो फिर 1 होगा। इसमें भी अधिकतम कितने शून्यक हो गए, 3 शून्यक हो गए, क्योंकि 3 घात है ना, तो अधिकतम 3 हो गए। तो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। ठीक है, शून्यकों की संख्या 3 शून्यक भी हो सकते हैं, 2 शून्यक भी हो सकते हैं और 1 शून्यक भी हो सकता है इसका, लेकिन अधिकतम 3, 4 कभी नहीं हो सकते, शून्य शून्यक कभी नहीं हो सकते। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसका एक भी शून्यक नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, इसमें अधिकतम 2। अब बात समझ में आ गई, शून्यकों की संख्या बिल्कुल सारांश में हमने पिछले जो प्रश्नावली में पढ़ा उसका एक सारांश है एक प्रकार का। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि उसका संबंध डायरेक्ट इससे है। पहली बात तो आप समझ गए कि बहुपद किसको बोलते हैं, उसमें शून्यक जो निकलते हैं शून्यक किसको बोला जाता है, कौन से बहुपद के कितने शून्यक हो सकते हैं,
4 घाती अगर रहेगा, चलिए मैं लिख देता हूं, मैं p ऑफ x इज इक्वल टू x की घात, चलिए 7 लिख देता हूं मैं, 7 धन 3 x की घात 2 ऋण 5 x प्लस 11। यहां पर 7 घात है, यहां 2 है, यहां 1 है, यहां शून्य घात है। सबसे ज्यादा कितनी है? 7 है, 7 घात है। तो इसके अधिकतम 7 शून्य का आ सकते हैं। इसके 6 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि इसका शून्य कहीं नहीं है। जब अचर होता है ना, अचर जैसे p एक से बराबर से मान लिया जाए 5 है, इसका कोई शून्यक नहीं होगा। जब अचर बहुपद रहेगा तो इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। क्लियर हो गई बात? ये सारी बातें हमने पिछले एक्सरसाइज में पढ़ी है, और यदि आपको समझ में नहीं आई ये बात तो आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। उसमें हमने बहुपद से संबंधित बहुत सारी चीज़ें की है। 9th क्लास में भी अगर आपने बहुपद नहीं पढ़ा तो पिछले वीडियो में आप देख लो, तो उसमें वो भी बातें समझ में आ जाएगी। कहने का मतलब 9th जो पुराना बेसिक है वो अगर आपने नहीं भी किया तो भी सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। अब देखना, इतनी बातें क्लियर है ना। ओवरऑल शून्यक की बात की है तो शून्यक होता क्या है ये बात हम यहां पर समझ चुके हैं। अब मान लिया जाए कि अचर बहुपद है, अचर बहुपद, ये हेडिंग डालिए, पद अचर बहुपद है। तो मान लिया जाए कि p 1 से बराबर से कितना है? 8 है। तो इसका कोई शून्यक नहीं होगा। इस बात को याद रखना, कोई शून्यक नहीं होगा। जब भी अचर बहुपद है, यानी कि भैया 1 की घात शून्य है यहां पर, तो इसका कोई शून्य नहीं होगा। ठीक है? अच्छा, ये हो गया पहली हेडिंग। अब दूसरी बात लिखिए, जब एक घाती बहुपद है, एक घाती बहुपद, एक घाती बहुपद है, मान लिया जाए p 1 से बराबर से ax प्लस b है ना। जैसे मान लिया जाए कि p 1 से बराबर से 2x धन 1 ऐसा है। ठीक है? ये एक घाती है ना, क्योंकि इसकी घात 1 है, इसकी घात शून्य है, तो सबसे ज्यादा घात कितनी है? 1 है, इसलिए एक घाती बोलेंगे हम। ठीक है? जहां p 1 है ना वहां पर शून्य रख दो। रखने पर शून्य ज्ञात करने का तरीका होता है ये। देखिए, जहां पर p 1 दिखाई दे रहा वहां पर मैं रख देता हूं शून्य, तो क्या हो जाएगा? 2x धन 1 बराबर से शून्य हो जाएगा। सही है ना? यहां शून्य रखा, लिखा मैंने इधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मालूम है कि भाई ये एक जो पक्षांतर करेंगे, कोई भी पद इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाता है। देखना, 2x बराबर से क्या हो जाएगा? ऋण 1 हो जाएगा। और 2 का तिरछा गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर से ऋण 1/2। देखिए, ये है इसका शून्यक। कितने शून्यक निकले? एक शून्यक। जब भी रेखिक समीकरण रहेगा तो केवल एक शून्यक निकलेगा। तो यहां पर इसके शून्यक क्या हो गए? p 1 बराबर से शून्य रखने पर, तो देखिए क्या होगा? ax प्लस b इज इक्वल टू 0। देखिए, इसके बराबर से क्या रखा मैंने? शून्य रख दिया, ये 0 रख दिया, और ऐसा हो गया। b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? a 1 बराबर से क्या हो जाएगा? ऋण b हो जाएगा। होगा कि नहीं? हाँ? और ये गुने में है तो ये तिरछा जाएगा, नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर से ऋण b बटे a। 1 बराबर से ये पहले उधर गया तो ऋण b हो गया, हुआ कि नहीं? बटे, और ये गुने में है तो तिरछा गुना करके नीचे जाएगा, ये शून्य हो जाएगा इसका। याद रहेगा, जब रेखिक समीकरण होता है तो अचर संख्या जो होती है, अचर पद, उसको ऋणात्मक लिख दिया जाता है, और x का जो गुणांक होता है उसको नीचे लिख दिया जाता है। देखना क्या होगा, ये क्या होगा? ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, बराबर से ऋण
अचर पद, अचर पद बटे क्या होगा, x का गुणांक, x का गुणांक। ये बात समझ में आई क्या? अगर मैंने ax प्लस बी लिखा तो मुझे एक बात बताइए कि x का गुणांक कौन है, तो ये है ना ये, और यहां पर x ही नहीं, इसलिए इसको अचर पद बोलते हैं, अचर पद। फिर से और एक बार, थोड़ा सा बड़ा उदाहरण वो ले रहा हूं मैं, बहुपद। मान लिया जाए कि p x बराबर, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि अचर पद, x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, x की घात 3 का गुणांक, ये सब जरूरत पड़ेगी आपको। मान लिया जाए कि ये x क्यूब, ये x की घात 3 धन bx धन x स्क्वायर धन cx धन d। मुझे एक बात बताइए कि x क्यूब का गुणांक क्या होगा? अरे नाम से क्लियर है, x क्यूब का गुणांक मतलब x क्यूब के साथ में क्या लिखा है, यही तो पूछ रहा है। x क्यूब के साथ में क्या लिखा है, यही तो बोल रहा है। उसके गुणे में क्या लिखा है, तो क्या लिखा है, यही तो लिखा है। ऐसा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक मतलब x स्क्वायर के साथ में क्या लिखा है, उसके गुणे में क्या है, तो आप बोलेंगे कि x स्क्वायर का गुणांक कौन है, बताना जरा, b है। x स्क्वायर का गुणांक कौन है, b है। अच्छा x का गुणांक कौन है, अरे x के गुणे में कौन लिखा है, तो x का गुणांक कौन है, c है। और यहां पर क्या है, x ही नहीं, तो फिर क्या बोले, अचर गुणांक, अचर पद कौन है, d है। आ गई बात समझ में? एक उदाहरण लिखिए आप, एक उदाहरण लिखिए, बहुपद, बहुपद में गुणांक, गुणांक की पहचान, ऐसा एक नोट में लिखिए आप, ठीक है, ये अलग से नोट में लिखिए आप, ये ऐसा महत्वपूर्ण बात। बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी बातों के कारण चीजें बड़ी हो जाती है ना, अगर समझ में नहीं आई तो। क्लियर हो गया? अब मेरे ख्याल से मैं अगर बोलूंगा x की घात 3 का गुणांक, तो आपको तुरंत देखना है कि अरे यार x की घात 3 कहाँ लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है। इसका गुणांक बोला तो इसके गुणे में क्या है, ये है। अब जैसे मान लिया जाए p बराबर से 2x स्क्वायर धन 3x ऋण 11। मैंने बोला कि x स्क्वायर का गुणांक यानी कि x के वर्ग का गुणांक बताइए, तो कितना है, 2। मैंने बोला अचर पद बताइए जिसमें x ही नहीं, तो ऋण 11 चिन्ह सहित बताना है। x का गुणांक बताइए, तो x के साथ में कौन है, तो 3 है, धन 3 है। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लिया, नोट कर लेना भाई, ठीक है। अगर अचर बहुपद रहेगा तो ये होगा, एक घाती बहुपद रहेगा तो ऐसा होगा। मतलब एक घाती बहुपद रहेगा तो शून्य ज्ञात करना बिल्कुल आसान काम है, ठीक है। अब अगला क्या, द्विघाती के लिए, द्विघाती बहुपद के लिए इसके शून्य का कैसे ज्ञात करते, ये सबसे महत्वपूर्ण है, बहुपद का भाग सबसे महत्वपूर्ण है। इसके शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं, देखिए मैं क्या करता हूं, एक उदाहरण लेता हूं। p बराबर से 2x धन x ऋण 6, इसके शून्य ज्ञात करना है। बच्चे बड़े उलझते हैं, इतना उलझन वाला काम नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखना, सबसे पहला काम p बराबर इसे शून्य रखने पर रख देंगे, क्या हो जाएगा, शून्य बराबर इसे 2a वर्ग है, 2x का वर्ग धन x ऋण 6, ऐसे होगा कि नहीं भाई। px का मान शून्य, जब भी शून्य ज्ञात करना है तो इस बहुपद का मान px का मान शून्य रखना है आपको, तब शून्य ज्ञात किए जाएंगे। इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं लिख देता हूं 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर इसे शून्य। अरे दाएं वाले को इधर लिखा, बाएं वाले को उधर लिखा, बस उससे कोई फर्क नहीं है। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, 1 से स्क्वायर का गुणांक और अचर पद दोनों का गुणा करना है। 1 से स्क्वायर का गुणांक कौन है, 2 है, और अचर पद कौन है, ऋण 6 है, तो 6 लिखो आप केवल। धन ऋण को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। समझ में आ गई बात? बिल्कुल आसान काम है, ध्यान से समझना। और इतनी बात अगर समझ लिया आपने तो ये मान के चलिए कि द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करना बड़ा आसान हो जाएगा। और फिर और भी तरीका बताऊंगा मैं, इसके बाद में और भी तरीका बताऊंगा जो कि आपके सिलेबस में भी है, देखना। लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा सिंपल सा काम है कि 1 से स्क्वायर के साथ में जो भी है और अचर पद में जो भी है उसका गुणा कर दो। धन ऋण को भूल जाओ, सबको धनात्मक ही लेना है। कितना आया मुझे एक बात बताइए, तो आप बोलेंगे कि 12 आ गया। आया ना 12? 12 के क्या क्या गुणनखंड संभव है ये लिखिए आप। 12 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित 12, 2 गुणित 6, 3 गुणित 4 लिख सकते हैं, 4 गुणित 3, 6 गुणित 2 और 12 गुणित 1 लिख सकते हैं ऐसा सब। अरे 1 गुणित 12 भी 12 होता है, 2 गुणित 6 भी 12 होता है, सारे लिखना आपको। देखना 3 गुणित 4 लिख दिया यहाँ, 4 गुणित 3 तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, डबल हो गया ना। 2 गुणित 6 लिख दिया यहाँ, 6 गुणित 2 तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब आपको रिपीट होना चालू हो जाए, बार फिर से वापस आना चालू हो जाए तो भूल जाओ, आगे मत करो। हम 12 को इतने प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है। अब आपने क्या किया, 1 से स्क्वायर का गुणांक देखा और अचर गुणांक देखा, दोनों का गुणा कर दिया ना, इसका काम हो गया खत्म। अब यहाँ पर क्लियर। अब बीच वाले का गुणांक देखना है, 1 का गुणांक देखना है। किसका गुणांक देखना है आपको, 1 का गुणांक देखना है। मुझे एक बात बताइए कि 1 का गुणांक क्या है, 1 है ना, है ना 1। अब क्या करना है आपको, दोनों को जोड़ के देखना है। दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया, 13। और दोनों का अंतर कितना है, बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए तो कितना होगा, 11। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर 11 लिखा है क्या 1 का गुणांक, नहीं। इनमें से कोई लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो ये हो गया हमारा फालतू। नहीं आई बात समझ में। 1 का गुणांक कौन है, 1 है। इसका योगफल या अंतर 1 आना चाहिए, आ रहा क्या, नहीं आ रहा, तो ये हो गया हमारा बेकार। दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो रहा, 8। और दोनों का अंतर कितना हो गया, 4। यहां पर 8 या 4 है क्या, नहीं है, तो ये भी हो गया फालतू, बेकार, ये काम का नहीं है हमारे। अब देखना, दोनों को जोड़ा जाए तो कितना हो रहा, 7। दोनों का अंतर कितना है, तो 1। हाँ देखिए, यही तो चाह रहे थे हम, जो 1 का गुणांक है वो मिलना चाहिए आपको, या जोड़ने के बाद या घटाने के बाद। तो मिला क्या, हाँ मिल गया ना। तो ये वाला है काम का, ये काम की चीज है। समझ में आई बात। और उदाहरण करेंगे, टेंशन मत लेना, ये हीरो है इस टॉपिक का, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और भी बातें हैं लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखना, आपको क्या करना है, इसको जैसे कि वैसे लिखना है, इसमें कोई अंतर नहीं। इसको भी जैसे कि वैसे लिखना है और बराबर से शून्य लिख। क्या किया मैंने, पहला पद भी जैसे कि वैसे लिखा और तीसरा पद भी जैसे कि वैसे लिखा। अब आपको क्या करना है, ये जो 3 और 4 है ना, इसके साथ में 1 से लगा के लिख देना है यहाँ पर। आप सोच रहे होंगे कि सर पहले 3 को लिखूं कि 4 को लिखूं, आपकी मर्जी है। 3 को लिखो पहले, चाहे 4 को लिखो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इनको 3 और 4 को क्यों लिखा भाई, 2 और 6 को क्यों नहीं लिखा, 1 और 12 को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसका योगफल या अंतर 1 के गुणांक के बराबर नहीं है, इसलिए उसको छोड़ दिया। ये यहाँ पर अंतर जो है वो इतना आ रहा था, इसलिए हमने इसको लिख दिया। अच्छा देखिए, अब 3 1 आ गया और 4 1 आ गया। आपके पास में क्या चाहिए, धन 1 चाहिए, धन 1 x। क्या चाहिए, धन 1 x। इसके सामने ऐसे चिन्ह लगाओ कि इसकी गणना करने के बाद में 1 x आना चाहिए। तो बड़ी संख्या के सामने धन लगाओ, छोटी संख्या के सामने ऋण लगाओ।
4 एक्स में से 3 एक्स को घटाया तो 1 एक्स आएगा, आएगा कि नहीं? हाँ आएगा ना। अगर मान लिया जाए आपने उल्टा कर दिया, मान लिया जाए कि इसके सामने धन का चिन्ह लगा दिया और इसके सामने ऋण का चिन्ह लगा दिया। 3 एक्स में से 4 एक्स को घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 एक्स में से 4 एक्स को घटाएंगे तो ऋण 1 आएगा। अरे 3 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा? ऋण 1 आएगा कि नहीं? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे। यहाँ ऋण है क्या? नहीं। अगर यहाँ ऋण होता तो फिर ऐसा चिन्ह लगाते अपन। आई बात समझ में? अब देखिए यहाँ पर क्या करो, ऐसा चिन्ह लगाओ, ये लगा दिया, ऐसा चिन्ह लगाओ कि यहाँ पर आ जाए। देखिए 4 एक्स में से 3 एक्स को घटाया तो इतना आ जाएगा, बस हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, जोड़ियाँ बनाना है। एक जोड़ी ये बन गई और एक जोड़ी ये बन गई, दो दो की जोड़ियाँ बनाना है। जोड़ी तो 2 की बनेगी, ठीक है? ऐसी जोड़ी बनाना है हमेशा। देखना 2 एक्स का वर्ग और यहाँ पर क्या हो गया, ऋण 3 एक्स, ऐसा है। ये बन गई ना पहली जोड़ी, ये पहली जोड़ी बन गई ना, ये पहली जोड़ी। देखना 2 एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणित एक्स गुणित एक्स, सही है ना? और यहाँ पर ऋण 3 गुणित एक्स, ऐसा। मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये जोड़ी लिखी है मैंने। मुझे एक बात बताइए कि इसमें और इसमें एक जैसा क्या है, तो आप बोलेंगे कि इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है कि नहीं? तो एक्स को बाहर निकाल दो, एक्स को बाहर निकाल दो। मुझे एक बात बताओ कि यहां से एक्स बाहर निकल गया तो क्या बच गया आपके पास में? 2 एक्स बच गया। इसमें से भी एक्स खत्म हो गया तो बाहर निकल गया ना, तो यहां पर क्या बचा? ऋण 3 बचा, ठीक है? फिर धन, यहाँ धन है तो धन लगाओ, यहाँ धन है तो धन लगाओ, यहाँ ऋण है तो ऋण लगाओ, ठीक है? अब देखना समझ में आ गई बात। नहीं आई तो अभी और समझना, अभी ध्यान देना इधर। अगर मान लिया जाए कि हमारे पास में क्या है, 4 एक्स और यहाँ पर ऋण 6 है। 4 एक्स है और यहाँ पर क्या है, ऋण 6 है। इसके टुकड़े करो, गुणनखंड करो। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 2 लिख सकते हैं, और यहाँ एक्स। ऋण 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 3 लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं? लिख सकते ना? इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो जो दोनों में एक जैसा है उसको बाहर निकालो। तो अंदर क्या बचा? क्या बचा? 2 एक्स, और यहां पर क्या बचा? ऋण 3 बचा, और बराबर से 0। हमेशा ऐसा करने के बाद यहां पर और यहां पर आपके पास एक जैसा रहना चाहिए, है क्या? हाँ, यहां और यहां एक जैसा है, हमेशा रहेगा। अगर नहीं रहा तो कहीं ना कहीं गलती की है फिर आपने। अब देखिए इसमें भी और इसमें भी एक जैसा क्या है? 2 एक्स ऋण 3 है कि नहीं? इसमें भी और इसमें भी एक जैसा है, तो उसको बाहर निकाल दिया हमने कोष्टक के बाहर। तो यहाँ पर क्या बचा भाई? इतना बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बचा? 1 बचा, और यहाँ से इतना बाहर निकल गया तो यहाँ क्या बचा? धन 2 बचा, और बराबर से 0। आ गई बात समझ में? अब देखना 2 गुणनखंड बन गए। अब इसके बराबर से भी 0 है, इसके बराबर से भी 0। देखना 2 एक्स ऋण 3 बराबर से 0 या एक्स धन 2 बराबर से 0, तो क्या हो जाएगा? 2 एक्स बराबर से ऋण 3 इधर जाएगा तो 3 हो गया, या एक्स बराबर से ऋण 2, ये 2 इधर गया। देखना ये 2 गुने में है तो तिरछा गुना होगा तो नीचे जाएगा। एक्स बराबर से क्या हो जाएगा? 3/2, या एक्स बराबर से 2। ये बन जाएंगे आपके शून्यक। ये क्या कहलाएगी? इसके शून्यक कहलाएंगे। अगर समझ में नहीं आई बात तो ये एक बार वीडियो को रिवर्स कर लो और ये वाली बात फिर से और एक बार समझ लो, ठीक है? और एक उदाहरण लेके चलेंगे हम यहाँ पर। इसको नोट करो जरा, आप पहले नोट करो, ठीक है? और नोट करने के बाद फिर से हम और दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, दूसरा उदाहरण ले रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और मुझे मालूम है बच्चे इसमें उलझते हैं और नहीं उलझ रहे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? मैं यहाँ पर और एक उदाहरण ले रहा हूँ। मान लिया जाए कि एक्स स्क्वायर, एक्स का वर्ग धन एक्स और ऋण 12, हमारे पास में इस प्रकार से एक बहुपद है, पी एक्स बराबर से एक्स का वर्ग
धन x ऋण 12। इसको हमें क्या करना है, हल करना है। ठीक है, कैसे हल करेंगे भाई, शून्य शून्य ज्ञात करना है। मैं आपको बताऊं, ये वाला काम केवल इसी के लिए नहीं है, मैं यहां पर इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यही काम आपको द्विघाती समीकरण में भी करना है, यही वाला काम। यहां पर अच्छे से अगर आपने विधि समझ ली ना तो वहां के लिए आसान हो जाएगा ये। मतलब आपके दो क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं वहां पर, द्विघाती समीकरण का भी और बहुपद का भी, दो जगह क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं आपके। देखना, p x बराबर से शून्य रखने पर, आज हम इस वीडियो में जितनी बातें सीखेंगे वो सारी की सारी 2 चैप्टर में काम आना है। इसमें भी काम आएगी, बहुपद में भी और द्विघाती समीकरण में भी। ठीक है, देखना, इसके जगह शून्य रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, x का वर्ग धन x ऋण 12 बराबर से शून्य। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से तो कोई समस्या नहीं है। अब देखना, अरे कुछ नहीं किया मैंने, तो यहाँ पर शून्य रख दिया कि इसमें क्या समस्या होगी, कोई समस्या नहीं है। अब क्या करना है, अब क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि x स्क्वायर का जो गुणांक है और अचर पद है, दोनों का आपस में गुणा कर देना है। कौन है x स्क्वायर का गुणांक, कौन है 1, और यहाँ पर कौन है ऋण 12, लेकिन 12 का ही करेंगे हम, चिन्ह को छोड़ दो। कितना आ गया 12। 12 को क्या लिखा जा सकता, 1 गुणित 12, 2 गुणित 6, 3 गुणित 4, ये लिखा जा सकता। हाँ, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13, अंतर कितना आ गया 11। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और घटाएंगे तो 4, दोनों को जोड़ेंगे तो 7 और घटाएंगे तो 1। आपके पास में x का गुणांक कौन है, तो आप बोलेंगे कि 1 है ना, 1। इसमें से 1 कहाँ पर आ रहा, तो ये यहाँ पर आ रहा। ये किससे आ रहा है, इससे आ रहा, तो ये वाला है काम का। बाकी ये वाला बेकार हो गया, ये भी बेकार हो गया। आगे बात समझ में? चलिए ठीक है। अब देखना, इस पद को जैसे के वैसे लिखो और इस पद को भी जैसे के वैसे लिखो। ठीक, ये काम का है ना, क्यों काम का है, क्योंकि एक आ रहा दोनों का अंतर या योगफल कोई भी, तो अंतर एक आ रहा, अपने काम की चीज़ है, क्योंकि x का गुणांक 1 है। आप क्या लिखो यहाँ पर, 3x और 4x लिख दो। अच्छा, कोई जरूर नहीं कि इसी को पहले लिखो, इसको भी पहले लिख सकते हैं, इसको भी पहले लिख सकते हैं, जो लिखना है पहले लिखो। 4x और 3x। आपको क्या चाहिए यहाँ पर, एक x चाहिए ना, तो इसके सामने धन का चिन्ह लगाओ, इसके सामने ऋण का चिन्ह लगाओ। यहाँ धनात्मक चाहिए तो बड़ी संख्या के सामने धन का चिन्ह लगाओ, छोटी संख्या के सामने ऋण का चिन्ह लगाओ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जोड़ियाँ बनाएंगे हम, जोड़ियाँ बनाएंगे, एक जोड़ी ये बन गई, एक जोड़ी ये बन गई। अब देखना, यहाँ पर क्या है, x का वर्ग है और यहाँ 4x है। मुझे एक बात बताइए, यहाँ 1 गुणित x लिख सकते हैं हम इसको, और इसको 2 गुणित x ऐसा लिख सकते हैं। दोनों में एक जैसा क्या है, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है। ठीक है ना, तो x को मैंने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर क्या बचा, x धन, यहाँ पर क्या बचा, 2 दूनी 4। ठीक है, समझ में आ गई बात? भाई ये बाहर निकल गया तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 4 बचा, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए, यहाँ पर कितना है, ऋण 3 और 1 है, और यहाँ पर कितना है, ऋण 12 है। इसको क्या लिख सकते हैं, ऋण 3 गुणित 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, ऋण 2 गुणित 3। 12 को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, तो दोनों में ऋण चिन्ह है, तो दोनों का ऋण चिन्ह बाहर निकाल दिया। दोनों में 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 को भी बाहर निकाल दिया। तो क्या बच गया, यहाँ पर केवल 1 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, 4 बच गया, धन 4। क्या है, समझना जरूरी है। ठीक है ना, समझना जरूरी है। अब मैंने क्या बताया था आपको पिछले प्रश्न में, यहाँ पर और यहाँ पर हमेशा सारे प्रश्न में एक जैसा बचेगा। अगर नहीं बचा तो आप समझ लो गलती की है आपने, कहीं ना कहीं गलती की है, फिर चेक कर लो। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया, 1 धन 4 इसमें से भी है और 1 धन 4 इसमें भी है, 1 धन 4 को बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पर क्या बचा भाई, इतना तो
इतना तो बाहर निकल गया, तो एक केवल 1 से बचा कि नहीं, यहाँ पर इतना बाहर निकल गया, तो यहाँ पर ऋण 3 बचा और बराबर से 0। क्या हो जाएगा, 1 से धन 4 बराबर से 0 या 1 से ऋण 3 बराबर से 0। ठीक है, ये 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 से बराबर से ऋण 4 या 1 से बराबर से 3 और ये हो जाएगी इसके 0। ठीक है, दोनों उदाहरण देख लिए आपने, दोनों उदाहरण देख लिए। फिर और उदाहरण मिलेंगे हमारे पास में, उदाहरण भी मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, मतलब प्रश्नावली भी करेंगे, वहाँ पर भी और प्रैक्टिस होगी इसकी। और फिर एक अध्याय है आपको, चौथा अध्याय, उसमें द्विघाती समीकरण पढ़ना है, वहाँ पर भी आपको यही काम करना है। क्लियर हो गई। तो ये क्या कहलाएगी, इसके शून्यक कहलाएगी। ये क्या है, इसके शून्यक है। और हमने बोला था कि भाई जब दो घाती बहुपद है तो इसके 2 शून्यक आएगी, आएगी नहीं 2 शून्यक, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से कम भी हो सकते हैं। ठीक है, ये करूँ क्या, 2 से कम वाले का करूँ क्या, 2 से कम वाले का एक करते हैं हम। ठीक है, इसको नोट कर लो जरा। हम प्रश्नावली में जाने, प्रश्नावली को हल करने से पहले इतनी चीज़ें हम सीख लेंगे कि प्रश्नावली ऐसी बन जाएगी हमारे से। ठीक है ना, बात समझ में आई। बेसिक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए, हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि जो द्विघाती बहुपद है, px, कलर चेंज कर देता हूँ मैं, px बराबर से x का वर्ग धन 6x धन 9 एक बहुपद है। ठीक है, और इसको हल करना है हमें। अब देखना, px का मान, बिल्कुल आसान काम है, जो काम हमने पहले किया वही काम करना है। x स्क्वायर px का मान बराबर से 0 रखने पर, जब भी आपको शून्य ज्ञात करना है तो ऐसा करेंगे। तो क्या करेंगे, x स्क्वायर धन 6x धन 9 बराबर से क्या हो जाएगा, 0। ठीक, मैंने क्या बताया, x स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा कौन है, 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, और ये कौन है, 1 गुणित 9 लिख दिया। दोनों का गुणा किया तो कितना आ गया, 9, इतना आ गया। अब देखिए, 9 को क्या क्या लिख सकते हैं, 1 गुणित 9 लिख सकते हैं और 3 गुणित 3 लिख सकते हैं, बस। इसके अलावा तो कुछ लिखा ही नहीं जा सकता। इसको क्या लिख सकते हैं हम, बस हो गई बात। पूर्णांकों के रूप में लिखना है, पूर्ण के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में। ठीक है, अब इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा भाई, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा, 10 आ रहा, और दोनों को घटाएंगे तो कितना आ रहा, 8। x का गुणांक कौन है, 6 आना चाहिए, आया क्या 6, जोड़ने के बाद या घटाने के बाद आया क्या, 6 नहीं आया, तो ये कैंसिल, ये काम का नहीं है हमारे। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा, 6, और घटाएंगे तो कितना आ रहा, 0। 3 को और 3 को जोड़ेंगे तो 6 और घटाएंगे तो 0। 6 आना चाहिए तो आ गया क्या, हाँ, ये काम का है हमारे, ये है काम का। ठीक है, समझ में आ गई बात, कितना आसान काम है। अब क्या करो, x का वर्ग लगा दो धन 9 बराबर से 0। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, 3 तो दोनों के साथ में 1 से लिख दो, 3x और 3x दोनों के साथ 1 से लिख दिया। अब यहां पर धन 6 लाना है आपको, तो दोनों के सामने जोड़ेंगे तब तो धन 6 आएगा कि नहीं। अरे 3x और 3x कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, आ गया ना 6। अब देखना, जोड़ियाँ बनाओ, जोड़ियाँ, एक जोड़ी बन गई, एक जोड़ी बन गई। ठीक है, लगातार जोड़ियाँ बनाना, ऐसा नहीं कि पहले की और तीसरे की बना दी, ऐसा नहीं करना, पहले और तीसरे की बना दी, दूसरे और इसकी बना दी, ऐसा नहीं, लगातार पहले के 2 और बाद के 2। देखना यहाँ क्या लिखा, x का वर्ग, और यहाँ क्या लिखा, 3x है। x का वर्ग का मतलब x गुणित x होता है कि नहीं, और यहाँ पर 3x है, 3 गुणित x। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कौन है, x है, तो x को बाहर निकाल देता हूँ मैं। तो फिर क्या बच गया, यहाँ पर x बच गया, यहाँ क्या बच गया, धन 3 बच गया, बस हो गया काम। धन, यहाँ पर धन है इसलिए धन लगाया हमने। देखना, यहाँ पर क्या है, 3x है, और यहाँ पर क्या है, 9 है। 3x का मतलब तो इसको अगर तोड़ेंगे तो 3 ही हो जाएगा, 9 को 3 गुणित 3 लिख सकते हैं हम। इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 को बाहर निकाल दो,
तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, -3 बच गया, बराबर से 0। आ गई बात समझ में। मैंने क्या बोला था कि हमेशा यहाँ पर और यहाँ पर एक जैसा बचेगा, और हमेशा यहाँ मिल गया आपको एक जैसा। देखिए ना, 1 से -3, ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर क्या बच गया, 1, और यहाँ पर क्या बच गया, -3 बच गया, बराबर से 0। यानी कि इसके बराबर से 0, 1 से -3 बराबर से 0, या 1 से -3 बराबर से 0। अरे भाई दोनों तो एक ही है ना, तो 2 बार न भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ से भी आप देखेंगे तो x का मान 3 ऋण 3, और यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो x का मान ऋण 3। मुझे एक बात बताइए कि शून्य कितने हैं? आप बोलेंगे 2, गलत, एक ही शून्य का है। कितने शून्य का है? एक ही शून्य का है। कैसे एक ही शून्य का है? अरे ऋण 3, आपके पास कितने पेन है? आपके पास एक पेन है। आप एक ही पेन को बोलो मेरे पास 3 पेन है भाई, कहाँ है? 1, 2 और ये 3। अरे एक ही पेन को आप 3 बार बोल रहे हैं। कितने पेन है? 1, 2, 3। अरे उसी पेन को 3 बार गिन लिया आपने, तो वही तो हो गया। एक भी ये इसका मान और इसका मान तो एक ही है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि केवल शून्य कितने हो गए? केवल एक शून्य होगा। कौन होगा? ऋण 3 होगा। देखिए ना, 2 घाती बहुपद है, फिर भी एक ही शून्य का है, तो इसके 2 शून्य हो सकते हैं या 2 से कम हो सकते हैं। 2 से कम मतलब एक भी शून्य हो सकता है, तो ये क्या कहलाएगा? इसका शून्य कहलाएगा। आ गई बात समझ में? समझ में आ गई बात? ठीक, ऐसा नोट कर लो। तीसरा उदाहरण है ना, द्विघाती बहुपद के हमने कुछ ज़्यादा समय दे दिया। तीसरा उदाहरण है ये। चलिए बाकी हम प्रश्न में करेंगे, वहाँ पर और बातें समझ में आएगी। ठीक है, अचर बहुपद हो गया, एक घाती बहुपद हो गया, द्विघाती बहुपद हो गया। ऐसे ही त्रिघाती बहुपद भी होता है, उसके भी शून्य ज्ञात किए जाते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में वो नहीं है। ठीक है ना, हम जब बड़ी कक्षा में जाएंगे 11-12 में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर पढ़ना पड़ेगा आपको कि 3 घातों के बहुपद के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक है, हाँ 3 घातों के बहुपद की तुलना जरूर आपके बुक में है, लेकिन स्टार लगा हुआ है कि ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे उस बात को।